डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव। यानी जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। यानी जो वैद्युत बल लग रहा है वह वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत द्विध्रुव पर जो बलयुग्म कार्य कर रहा है वह वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो पहले हम इसे डिफाइन कर लें कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे नॉमिनेट किया गया है प्रत्यानयन बल युग्म के द्वारा। यानी जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। हमने इसको प्रत्यानयन बल युग्म को डिफाइन कर लिया। अब हम एक वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करेंगे और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हमने मान लिया कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये जो तीर बने हुए हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं और तीर के जो बाणाग्र हैं, जो नोक हैं, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया -q और +q आवेश से निर्मित, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l मीटर है। अब हमें यहाँ पर ये विचार करना है, ये दोनों आवेश हैं और दोनों वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो इन दोनों आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। तो धन आवेश पर जो वैद्युत बल की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की ओर होती है। तो यहाँ पर जो धन आवेश +q है इस पर वैद्युत बल लगेगा, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और इसका परिमाण मान लेते हैं कि F है। इसी प्रकार ऋण आवेश पर भी एक वैद्युत बल लगेगा और ऋण आवेश पर वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हमारा राइट तरफ है, राइट साइड में है, तो इस पर जो ऋण आवेश पर वैद्युत बल की दिशा होगी वो उसके विपरीत लेफ्ट साइड में हो जाएगी। इसका भी परिमाण F ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों आवेशों पर ये बल लग रहे हैं और ये जो द्विध्रुव है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में तिरछा रखा हुआ है। जैसे मान लो कि ये एक हमारा जो पेन है ये एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है। एक वैद्युत द्विध्रुव मान लो ये है। अब इस पर ये जो नोक है यह यहाँ +q आवेश और यहाँ -q आवेश है, तो इस पर एक बल इधर लग रहा है इस साइड में और इस पर बल इस तरफ लग रहा है इस तरफ। तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो इस पर ऐसे बल लगेगा, ये खींचेगा, तो इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होगा। यानी जो यहाँ पर एक बल ये और एक बल यहाँ पर, दोनों आवेशों पर जो बल लग रहे हैं वो बल युग्म बन जा रहे हैं। युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो बल युग्म बनकर ये वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित होंगे और इसको ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। और जब ये द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा तो जो बल युग्म है, जो मतलब इसका वैद्युत द्विध्रुव का जो घूमना है वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि माना, लैंग्वेज में क्या लिखना है कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेश से निर्मित, जिसकी लंबाई 2l मीटर है, वह वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर स्थित है। अब ये थीटा कोण पर स्थित है तो +q आवेश पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, -q आवेश पर बल लगेगा वैद्युत
क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी ये दो बल युग्म बनाएंगे और बल युग्म के कारण वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल लगा होता है और वह बल उसे किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो जो ये प्रवृत्ति होती है इसे बल आघूर्ण से डिफाइन किया जाता है। तो यानी यहाँ पर भी जो वैद्युत द्विध्रुव पर बल लग रहा है उस बल में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने की प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति के कारण यहाँ पर हमें एक और चीज़ मिलेगी, बल युग्म का आघूर्ण, यानी जिस गुण के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास कर रहा है उस गुण को प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहा जाएगा और उसे टाउ से निरूपित किया जाएगा। यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर लिया कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए चित्रानुसार स्थित है। इस दशा में द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करेगा जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। इस बल युग्म का आघूर्ण टाउ, ये जो सिंबल है इसे टाउ कहते हैं, आप अलग यहाँ से लिख सकते हो, ये कहलाता है टाउ। टाउ बराबर, देखिए बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा, टाउ बराबर एक बल, चूँकि दोनों बल बराबर हैं, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। अब थोड़ा फिगर पर लौटते हैं। यहाँ पर इस पर भी बल है यफ, इस पर भी बल यफ है, तो टाउ बराबर एक तो बल के स्थान पे आ जाएगा टाउ बराबर यफ गुणे, अब ये बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, इसके लिए क्या करेंगे, इस बल की क्रिया रेखा ये है, तो बल की जो दिशा हो उसी की अनुदिश हम एक रेखा खींच लेंगे तो वो मिल जाएगा बल की क्रिया रेखा। ये इस बल की क्रिया रेखा होगी और ये इसको पीछे खींचेंगे तो ये इस बल की क्रिया रेखा आएगी। अब दोनों के बीच की लंबवत दूरी के लिए क्या करेंगे कि इस बल से यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल देंगे। ये कोण, चूँकि ये थीटा ऑलरेडी हमने डिफाइन ही किया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, तो अब हमें ये जो लंबाई मिलेगी ये वाली, ये दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाएगी। अब इसके लिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वही जो कोण का पद साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, क्योंकि हमें ये इसका मान केवल पता है 2l का, तो साइन थीटा बराबर इसको हम अलग से हल कर लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, तो लंब बराबर करण गुणे साइन थीटा। यहाँ लंब ये है और कर्ण 2l है, तो कर्ण का हम मान रख लें, यानी लंब बराबर 2l साइन थीटा। तो हमको दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी मिल गई वो मिल गई 2l साइन थीटा। अब इस 2l साइन थीटा को यहाँ पर रखेंगे यफ गुणे 2l साइन थीटा। अब यफ बराबर क्यू इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में आपको मिला था ई बराबर यफ बटे क्यू, तो यफ बराबर क्यू इंटू ई, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2ql
और 2QL बराबर, चूँकि 2QL बराबर P, ये कहलाता है द्विध्रुव का आघूर्ण। इसलिए टाउ बराबर P E साइन थीटा। ये मिल गया हमें बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा। इसे अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें, वेक्टर रूप में, तो क्या होगा? आपने 11th में पढ़ा होगा ए और बी दो सदिशों का गुणन, सदिश गुणन और अदिश गुणन। एक था ए बी साइन थीटा, एक था ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ अगर इसको ए माने, इसको बी माने, तो ये लिखा है ए बी साइन थीटा, यानी ए क्रॉस बी के फॉर्म में। तो ये लिख जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता था, तो पी क्रॉस ई बराबर पी ई साइन थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो टाउ मिला है ये भी एक सदिश राशि है। पी भी सदिश राशि थी, ई भी सदिश राशि थी और टाउ भी सदिश राशि है। अब यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस मिलेंगे, विशेष स्थितियाँ। ये कंडीशंस क्या है? हम देख रहे हैं कि जो टाउ का मान है वो टोटली थीटा पर निर्भर कर रहा है। थीटा, और थीटा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण। तो इसमें थीटा के मान जो भी संभव मान हो सकते हैं उन्हीं पर निर्भर होकर इसके कुछ वैल्यूज़ हमें मिलेंगे। तो इसमें पहली स्थिति लगाएंगे हम कि यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष और वैद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा के बीच का कोण थीटा हो, और जिसका मान 0, दोनों के दिशाओं के बीच का जो कोण है वो 0 अंश हो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा है। तब यहाँ पर टाउ बराबर क्या मिलेगा? तब टाउ बराबर पी ई साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ का मान 0। यानी जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा होगा तब उस पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि जो यहाँ पर बलयुग्म कार्य करता है वो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, और जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाता है वैसे ही बल का कार्य करना यानी बलयुग्म का कार्य करना यानी इसका घूमना बंद हो जाता है। तो जब ये ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा रहेगा तो वहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन, कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, जैसे ये इस तरह तिरछा है तो ये सीधे ऐसे लंबवत रख जाए, तब क्या होगा? तब थीटा का मान 90 होगा और साइन के पद में साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान होता है 1। और हम ये भी जानते हैं कि साइन का महत्तम मान 1 होता है, और ये होता है साइन 90 के लिए। यानी इस दशा में जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा उसका मान अधिकतम होगा, और उसे हम लिखेंगे टाउ मैक्स। टाउ मैक्स बराबर, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तब साइन थीटा बराबर
साइन 90 बराबर 1। तो सीधे हम जहाँ साइन थीटा का मान मिला यहाँ मिल रहा है व्यंजक में, यहाँ जो साइन थीटा मिल रहा है इसका मान हम 1 रख देंगे तो टाउ का मान मैक्सिमम मान मिल जाएगा, यानी टाउ मैक्स बराबर P इंटू ई। अतः टाउ मैक्स बराबर P इंटू ई, या यहीं से फिर मिल जाएगा, अथवा P बराबर टाउ मैक्स बटे कैपिटल ई। यहाँ से हमें P के लिए एक और व्यंजक मिल जाएगा। जैसे P का मान हमें 2 KVL मिला था, वहाँ से हमने P को डिफाइन किया था वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को, यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। P की एक नई परिभाषा हमें मिल सकती है। कैसे मिलेगी? अगर E का मान हम 1 मान लें तब क्या मिलेगा कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बलयुग्म के आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। फिर तीसरी कंडीशन हमें मिलेगी। तीसरी कंडीशन ये होगी कि यदि थीटा बराबर 180 अंश, इसका मतलब क्या हुआ? 180 ये जस्ट विपरीत, जिसे अगर थीटा जब 180 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि समांतर है परंतु विपरीत दिशा में है। जब थीटा का मान 0 होता है तब भी समांतर होता है लेकिन उसी की दिशा में होता है। जब थीटा का मान 180 अंश हो जाता है तो समांतर तो होता है परंतु दिशा विपरीत हो जाती है। तो इस दशा में तब साइन थीटा बराबर साइन 180 और साइन 180 का मान फिर से 0 ही होता है। अतः टाउ बराबर PE गुणे साइन 180, यानी टाउ बराबर साइन 180 का मान 0, टाउ का मान 0 मिल जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, चाहे उसी दिशा में रखा हो चाहे विपरीत दिशा में रखा हो, दोनों दशाओं में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण 0 होगा। और जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में स्थित होगा तब उस पर लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण महत्तम होगा, वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण महत्तम होगा। इससे एक और निष्कर्ष मिलता है कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा रहेगा या विपरीत दिशा में रखा रहेगा तब वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, परंतु जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अन्यत्र किसी भी दिशा में रखा रहेगा तब उस पर बलयुग्म कार्य करेगा। और जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित होगा तब उस पर लगने वाला बलयुग्म महत्तम होगा और बलयुग्म का आघूर्ण भी महत्तम होगा।